सारस्वत परिवार के विला में सारे रिपोर्टर आ गए थे। वो सब कबीर को बाहर लाने की बात पे अड़े थे। हालांकि शंभुनाथ और प्रणव ने बात को संभालने की कोशिश की थी, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कबीर जब बाहर आया तो सारे लोग उसकी तरफ आ गए। शंभुनाथ को डर लग रहा था कि पता नहीं कबीर इन सबको कैसे संभालेगा। कबीर से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाने लगे। एक एक करके कबीर ने बहुत अच्छे से सबका सामना किया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कबीर इतने अच्छे से सबको संभाल लेगा। कबीर ने रिपोर्टर के सामने कोई भी बवाल नहीं किया। उसने अपने ड्रग की सारी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले ली। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। कबीर ने बातों बातों में इतना तक साफ कर दिया कि उसने घर को छोड़ दिया है। अब उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि क्या होने वाला है। साथ में उसने सारस्वत परिवार के बिजनेस से भी खुद को दूर कर लिया है। कबीर की बातें सुनकर शंभुनाथ को गर्व हो रहा था कि कबीर ने अपने परिवार के मान सम्मान के लिए खुद की खुशियों की बलि चढ़ा दी थी। इस सब के बाद अब रिपोर्टर्स के पास कुछ बचा नहीं था तो वो कबीर को कहीं से नीचा दिखाए। तभी अचानक से एक रिपोर्टर ने कबीर को उकसाते हुए सारस्वत परिवार पे गंभीर आरोप लगा दिए। कबीर ने पहले तो उसको प्यार से समझाने की कोशिश की, मगर जब वो रिपोर्टर ज्यादा एग्रेसिव होने लगा तो कबीर ने वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। दरअसल ये रिपोर्टर सारस्वत परिवार का एंटी था। वो यहाँ पे परिवार के सब लोगों को जलील करने के लिए ही आया था, मगर जब कबीर ने सबको अच्छे से हैंडल कर लिया तो उसका मोटिव पूरा नहीं हो रहा था। इसलिए वो जानबूझकर कबीर को भड़काने के लिए ऐसा कर रहा था। वो रिपोर्टर ये नहीं जानता था कि वो किस आग को हवा दे रहा है। कबीर ने उसको समझाने की कोशिश की, मगर वो कहाँ मानने वाला था। मामले को बिगड़ता देख शंभुनाथ और प्रणव भी बीच बचाव करने के लिए आ गए। कबीर भी अब खुद को रोकते हुए वहां से बाहर निकलने वाला था। तभी कबीर को आवाज आई कि वो रिपोर्टर अब प्रणव के साथ बहस कर रहा है। मिस्टर प्रणव, आप लोग कितने अच्छे हैं, मैं जानता हूँ, छोड़ दीजिए मुझे। रिपोर्टर ने प्रणव को धकेलते हुए कहा। वो खुद प्रणव को धक्का दे रहा था और उल्टा प्रणव पे इल्जाम लगा रहा था। देखिए, आप बात को क्यों बिगाड़ रहे हैं, आराम से बात करिए, मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रणव ने उस रिपोर्टर को समझाते हुए कहा। आप मार कर भी क्या कर सकते हैं, ड्रग्स के पैसे की गर्मी बहुत ज्यादा नहीं होती, रिपोर्टर ने उकसाते हुए कहा। देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, आप समझ रहे हैं, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं। जाने दो मिस्टर प्रणव, मैं जानता हूँ कि आप कितने दूध के धुले हैं। आपकी उस फैक्ट्री के बारे में कोई नहीं जानता, मगर मैं जानता हूँ, रिपोर्टर ने कहा। वो लगातार सारस्वत परिवार पे हमला कर रहा था। उसको लग रहा था यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर हैं तो उसको कोई कुछ नहीं कह पाएगा। लेकिन अब प्रणव का भी गुस्सा बढ़ रहा था। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि उस रिपोर्टर को समझा ले, मगर रिपोर्टर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। कबीर दूर से ही सबको देख रहा था, मगर उसके अंदर का गुस्सा भी अब बाहर आने को तैयार था। कबीर को नहीं पता था कि वो अब कब तक खुद को रोक सकता है। एक तो ड्रग के कारण वो पहले से ही परेशान था और अब ये रिपोर्टर उसको जानबूझकर परेशान कर रहा था। घर के बाकी लोग भी ऊपर से मीडिया वालों की बदतमीजी को देख रहे थे। सब आंखों में मानसी की भी आंख थी। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके पापा को वो रिपोर्टर इस तरीके से परेशान कर रहा है। सारस्वत परिवार में कभी भी ऐसा कोई ड्रामा नहीं हुआ था, पहले तो नहीं, मगर अब मानसी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो खुद को कोस रही थी कि उसको कोई और तरीका सोचना चाहिए था कि कबीर को परेशान किया जा सके। जो अब हो रहा है उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। मानसी की बेवकूफी का एक पल आज पूरे सारस्वत परिवार पे भारी पड़ गया था। हालांकि उसको उसके दोस्तों ने मना किया था, मगर वो उस वक्त कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। किसी ने सच ही कहा है, दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी उसमें गिर जाओगे। मानसी के साथ भी अभी ऐसा ही कुछ हो रहा था, या कहा जाए तो इससे भी बुरा हो रहा था। उसके बनाए हुए जाल में कबीर तो फंसा ही था, मगर अब उसके पिता भी इसमें समाते जा रहे थे। इन सब के बीच काजल की निगाह कबीर पे टिकी थी। वो इस तरह से डरी हुई थी कि कहीं कबीर को फिर से दौरा न पड़ जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। साथ में कबीर ने अगर किसी को यहाँ मारा तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ सकता था। ड्रग का असर अभी कम हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। काजल के दिमाग में बार बार डॉक्टर नीरज की बात याद आ रही थी। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। काजल ने अचानक से देखा कि उससे कुछ दूर पर विशाल खड़ा है। काजल ने विशाल को तैयार रहने को कहा। विशाल भी समझ गया था कि काजल उसको किस बात के लिए तैयार कर रही थी। वो धीरे से नीचे चला गया। दूसरी तरफ प्रणव अब पूरी तरह से उस पत्रकार में उलझ गया था। दोनों एक दूसरे पर लगातार इल्जाम लगा रहे थे। शंभुनाथ को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे। उन्होंने अपने घर के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी पीछे ही रखा था। अगर अभी सिक्योरिटी गार्ड किसी को हाथ लगाता तो कल के अखबार में छप जाता कि घर आए रिपोर्टर्स को शंभुनाथ के इशारे पे मारा गया। इस वक्त ये ऑप्शन नहीं था। इसके बाद शंभुनाथ ने सोचा कि वो खुद आगे आकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करे। प्रणव पूरी तरह से घिर गया था। जिस पत्रकार का ये सब किया धरा था वो प्रणव पे चढ़ते जा रहा था। कबीर ने जब शंभुनाथ को भीड़ की तरफ बढ़ते देखा तो उसने आगे बढ़कर उनको रोकने की कोशिश की, मगर तब तक शंभुनाथ आगे आ चुके थे। इससे पहले कि कोई और कुछ समझ पाता शंभुनाथ प्रणव के पास आ गए थे। वो भीड़ के धक्के से प्रणव को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी
नासाज तबीयत और दुख उनको पहले से बहुत कमजोर कर गए थे। आज जब उनके परिवार पे कीचड़ उछल रही थी तो वो बेबस हो गए थे, मगर बची कुछ ताकत के साथ वो लड़ भी रहे थे। वो जैसे ही उस रिपोर्टर के सामने आए वो उनके साथ भी बुरा बिहेव करने लगा। प्रणव जब अपने पिता को बचाने के लिए आया उसको भीड़ ने धकेल के बाहर गिरा दिया। इसके बाद शंभुनाथ को उस पत्रकार ने गुस्से में अपने सामने से हटाते हुए उनका कुर्ता पकड़ के पीछे कर दिया। वैसे तो उसने ज्यादा जोर से ऐसा नहीं किया था, मगर ये इतना काफी था कि शंभुनाथ सारस्वत जमीन पे गिर गए थे। उनके जमीन पे गिरते ही कबीर दौड़ के उनके पास गया। शंभुनाथ के सिक्योरिटी गार्ड भी उनके पास आ गए थे, जो इस वक्त भीड़ के पीछे खड़े थे। पूरे सारस्वत विला में सारस्वत परिवार हाय हाय के नारे लग रहे थे। वहां जो कुछ जेन्युइन रिपोर्टर थे वो लोग भी शंभुनाथ सारस्वत को गिरता देख के उनके पास मदद के लिए आ गए। आखिर शंभुनाथ सारस्वत अभी शहर का सबसे बड़ा आदमी था। बात चाहे जो भी हो, लोग उसकी इज्जत आज भी करते थे। साथ में जो लोग ऊपर से देख रहे थे उन्होंने भी शंभुनाथ सारस्वत को गिरता देख बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। सब लोगों में सिर्फ एक इंसान ऐसा था जो ऊपर ही खड़ा था, जो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला था। वो थी काजल। वो समझ गई थी कि कबीर अब क्या करने वाला है, इसलिए वो नीचे जाने की जगह पर कबीर को देखने लगी। शंभुनाथ का हाथ छिल गया था। वो कबीर की गोद में लेटे हुए थे। कबीर उनको हल्के से आवाज में पूछता है, दादाजी आप ठीक तो है ना? शंभुनाथ ने हल्के से कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मार देंगे। इसके बाद कबीर ने शंभुनाथ को उठाकर पास के बेंच पे सुला दिया और सिक्योरिटी गार्ड से बोला कि मुख्य गेट को लॉक कर दो। जैसा कि कबीर ने कहा था, सिक्योरिटी गार्ड गए और मुख्य गेट को लॉक कर दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कबीर के सामने भीड़ ऐसे ही खड़ी, पहले की तरह सब नारे लगा रहे थे। अचानक से कबीर ने पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड से उसका डंडा लिया और भीड़ की तरफ कूद गया। प्रणव उसको रोकना चाहता था, मगर आज उसकी भी इतनी बेइज्जती हुई थी, उसने भी अभी कबीर को कुछ नहीं कहा। कबीर ने देखते ही देखते वहां भीड़ में खड़े करीब 8 लोगों को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। किसी को समझ आता उससे पहले ही कबीर ने सबको अपने डंडे का स्वाद चखा दिया। उनमें से कुछ लोगों ने इस बात का बहुत विरोध करते हुए कबीर पे वापस से हमला कर दिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो किस जानवर से लड़ रहे हैं। कबीर ने एक लाइन से एम बनाकर सबकी कलाई को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही किसी की कलाई पे चोट लगती, वो रिपोर्टर दर्द से तड़पता हुआ अपना टूटा हाथ लेकर जमीन पे बैठ जाता। शंभुनाथ कबीर को लड़ता हुआ देख के खुश हो रहे थे। वो जानते थे कि कबीर जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तकरीबन 10 मिनट के अंदर कबीर ने जमीन पे 7 लोगों को सुला दिया था। वो जिस रफ्तार से डंडा चला रहा था, उस रफ्तार से तो लोग चीख भी नहीं पा रहे थे। चेलों को पीटने के बाद अब कबीर की नजर पड़ी गुरु पर। ऐसा नहीं था कि उसको कबीर ने अभी तक नहीं मारा था, मगर अब कबीर उसको वो सारे जवाब देना चाहता था जिसकी उसको तलाश बहुत देर से थी। आम भाषा में कहा जाए तो पर्सनल इंटरव्यू। उस रिपोर्टर को पहले तो लगा कि कबीर अब रुक जाएगा, मगर जैसे ही कबीर उसको देख के मुस्कुराया तो वो समझ गया कि उसकी पिटाई अभी बाकी है। वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसके हाथ से उसका कैमरा छूट गया। उसके बाद तो वो गेट की तरफ भागा। कबीर भी उसके पीछे गेट की तरफ भागा। कबीर खुद में बड़बड़ा भी रहा था, आओ मेरे जवाब अभी बाकी हैं, आज तुमको नहीं जाने दूंगा, देखता हूँ कहाँ तक भागता है, रुक वहीं पर। रिपोर्टर अपनी जान बचाने के लिए मुख्य गेट की तरफ भाग रहा था। वो कभी गमलों को कबीर की तरफ फेंकता तो कभी गार्डन में रखी चीजों के बीच से भागने लगता। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कबीर को किस तरह से रोका जाए। आखिर में वो मुख्य गेट के पास आकर बहुत बुरी तरह से थक गया। वो इतना ज्यादा हाँफ रहा था कि उसके फेफड़े ही बाहर आने को हो गए थे। वो कबीर के सामने हाथ जोड़ रहा था, मगर कबीर कहाँ मानने वाला था। कबीर ने बिना देखे उस पर डंडे बरसाना शुरू कर दिया। जब मारते मारते डंडा टूट गया तो कबीर ने आसपास देखा। उसको वहां पे एक गार्ड की चेयर नजर आई। उसने इसके बाद उस चेयर से उसको मारना शुरू कर दिया। रिपोर्टर की चीख से आसपास का पूरा माहौल खराब हो गया था। कबीर उसको बिना रुके मारे जा रहा। आखिर में कबीर ने उसके ऊपर कुर्सी भी तोड़ दी। कबीर को रोकने आए लोग उससे दूर खड़े होकर सब देख रहे थे, मगर कबीर के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। अभी कबीर कुछ और करता, इससे पहले ही वहां पुलिस आ गई। अब कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या कबीर पुलिस से बच के भाग पाएगा? क्या कबीर को घर के लोग सपोर्ट करेंगे? किस तरह से कबीर अब खुद को इस परेशानी से बाहर निकालेगा? क्या काजल कबीर को जाने देगी? सारे सवालों के सही जवाब देने के बाद भी कबीर को एक पत्रकार बहुत ज्यादा परेशान करने लगा था। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। वो जानबूझकर कबीर और सारस्वत परिवार को जलील कर रहा था। हालत को बिगड़ता देख प्रणव ने उसको समझाने की कोशिश की, मगर हालात उसके हाथ से बाहर जा रहे थे। वो प्रणव को उसकी पुराने फैक्ट्री के हवाले से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। घर के लोगों को ये देख के बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि कैसे मीडिया के लोग उनको परेशान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा था मानसी को, क्योंकि ये उसी की लगाई हुई आग थी जिस आग में आज उसके पिता भी चल रहे थे। बात जब जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगी
तो शंभुनाथ सारस्वत ने मामले को संभालने की पहल की। जब वो उस भीड़ में गए तो उनके साथ वहां खड़े पत्रकारों ने बदतमीजी शुरू कर दी। प्रणव और शंभुनाथ सारस्वत को इतनी जिल्लत का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। काजल भी सब कुछ आराम से देख रही थी। उसको पता था कि अगर अब मामला आगे बढ़ा तो कबीर सबको जान से भी मार सकता है। तभी भीड़ ने शंभुनाथ सारस्वत को धक्का दे दिया। कबीर को यह बात सहन नहीं हुई। उसने इसके बाद मुख्य गेट को बंद करके सबको मारना शुरू कर दिया। कुछ ही पत्रकार ऐसे थे जो सारस्वत परिवार के खिलाफ साजिश के साथ आए थे। कबीर ने उन सबको बहुत मारा। इसके बाद बारी थी उस पत्रकार की जिसने शंभुनाथ सारस्वत को मारा था। कबीर ने उसको पूरे गार्डन में भगा भगा कर मारा। पहले कबीर ने डंडे का इस्तेमाल किया था, उसके बाद उसने उसको प्लास्टिक की चेयर से मारा। इतना मार खाने के बाद वो बिल्कुल से अधमरा हो गया था। उसके चेहरे और हाथों से खून निकल रहा था। जब कबीर उसको मार रहा था तो कोई भी नहीं था जो उसको रोकने की हिम्मत करता। शंभुनाथ का मानना था कि कबीर को उनको मारना नहीं चाहिए, मगर जब कबीर उनको मार रहा था तो उनको खुशी हो रही थी। कबीर अभी उस पत्रकार को अच्छे से जवाब ही दे रहा था कि तभी वहां पे पुलिस आ गई। कबीर ने जब पुलिस को आते देखा तो उसने उस पत्रकार को ये कह के छोड़ दिया कि तू जहां भी जाएगा अब से मुझे अपने साथ पाएगा। तभी अचानक से कबीर को कार्तिकेय की गाड़ी दिखी। कार्तिकेय ने बहुत स्टंट मारते हुए कार को सारस्वत विला के मुख्य गेट पे खड़ा किया था। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिकेय इस वक्त कहां से आ गया, जबकि कबीर ट्रेंड आदमी था। वो तुरंत गेट पे चढ़ के बाहर भाग के आ गया। कबीर के कार में बैठते के साथ कार्तिकेय वहां से निकल गया। पुलिस को वहीं पे खड़े एक पत्रकार ने बुलाया था। जब उसने देखा कि प्रणव और शंभुनाथ के साथ मारपीट हो रही है तो उसने पुलिस को बुला लिया था। पुलिस आई तो किसी और वजह से थी, मगर अब पुलिस को यहाँ कुछ और ही मिल रहा था। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। जब पुलिस आई तो उसको गेट पे उस पत्रकार की अधमरी हालत वाली बॉडी मिली। चेक करने से पता लगा कि वो अभी जिंदा है। वैसे तो कबीर के मारपीट के बहुत से गवाह थे, मगर जिस तरह से कबीर ने उस आदमी को मारा था उसको देख के सब इतना ज्यादा डर गए थे कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। पुलिस को देख के घर के लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। एक तो उन सब की हालत ऐसे ही खराब चल रही थी और अब पुलिस भी आ गई थी। दरअसल अभी पुलिस को किसी ने भी यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। कोई नहीं जानता था कि अब पुलिस इस मामले को किस तरह से हैंडल करने वाली थी। पुलिस यहाँ कैसे आ गई बेटा? शंभुनाथ ने प्रणव से कहा। प्रणव उनके साथ ही बैठा हुआ था। पता नहीं डैड, ये लोग कहाँ से आ गए। मुझे लगता है कि इनको यहाँ किसी ने बुलाया है। किसने? मुझे नहीं पता, प्रणव ने कहा। वो जानता था कि वो आराम से पुलिस को हैंडल कर लेगा। मुझे लगता है कि अब कबीर के लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है, शंभुनाथ ने कहा। आप परेशान मत हो पिताजी, पुलिस को मैं हैंडल कर लूंगा। आप अंदर जाओ और घर वालों को अलर्ट रहने के लिए बोलो। प्रणव की बात सुनकर शंभुनाथ घर के अंदर जाने लगे। तभी उनको प्रणव ने फिर से टोकते हुए कहा, पापा हो सके तो एक दफा अपने वकील से बात कर लीजिएगा, हो सकता है कोई अच्छा सा रास्ता मिल जाए। शंभुनाथ ने हाँ में सिर हिलाया और घर के अंदर की तरफ चले गए। वो जानते थे कि क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ कोई कदम नहीं उठाया। आइए इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो आज हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली थी। प्रणव ने इंस्पेक्टर को पास आते देखा तो कहा। वो इंस्पेक्टर के सामने अपने लोगों को बचाने के काम कर रहा था। यहाँ क्या हुआ था मिस्टर प्रणव? इंस्पेक्टर ने विला के सामने देखते हुए पूछा। दरअसल उसका इशारा था उस पत्रकार की तरफ जो अधमरा सा मुख्य गेट पे पड़ा था। साथ में जब पुलिस अंदर आई तो उसको बहुत सारे टूटे हुए गमले भी मिले। इन सबको देख के इंस्पेक्टर को शक हो रहा था कि यहाँ जरूर से कुछ हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, मगर अचानक से कुछ लोगों ने पत्रकारों के भेष में आकर यहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दी। यही नहीं, मेरे पिता के साथ भी उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। अब आपने क्या किया? इंस्पेक्टर ने पूछा। हमने नहीं किया, मेरे दामाद ने किया, प्रणव ने शान से किया। कौन दामाद? इंस्पेक्टर ने पूछा। वैसे तो इंस्पेक्टर जानता था कि कौन हो सकता है, मगर वो अभी इस बात को प्रणय के जरिए जानने की कोशिश कर रहा था। लगता है कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं इंस्पेक्टर साहब, प्रणव ने कहा। हम तो वो भी पढ़ लेते हैं जो लोग बता नहीं पाते। कुछ समझ आ रहा है मिस्टर प्रणव? इंस्पेक्टर ने कहा। वो अभी भी बहुत गौर से सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ कबीर कार्तिकेय के साथ मास्टर जियो के अड्डे पे आ गया था। उसको पता था कि अभी कबीर के लिए सबसे सेफ जगह मास्टर जियो का अड्डा ही था। रास्ते भर कबीर ने कार्तिकेय से कोई बात नहीं की थी। कार्तिकेय अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि अगर कबीर को पता चल गया कि कार्तिकेय ने ही उसको ड्रग दिया है तो कबीर को वो क्या मुंह दिखाएगा। लेकिन जब कार्तिकेय उसको मास्टर जियो के अड्डे पर लेकर आया तो उसको समझ आने लगा कि कोई बात है, क्योंकि ये कबीर और कार्तिकेय का ठिकाना नहीं था। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। उतरते के साथ मास्टर जियो ने बहुत अच्छे से कबीर का स्वागत किया। खैर, कबीर के लिए तो ये एक सरप्राइज था, मगर अभी उसको वक्त के हिसाब से चलना था। उसने मुस्कुराहट के साथ मास्टर जियो के वेलकम को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद वो मास्टर जियो के साथ उनके घर के अंदर चला गया। मास्टर जियो ने हॉल में ही कबीर के साथ बात करने का पूरा इंतजाम कर लिया था।
और बताओ मिस्टर कबीर, आपको देखे तो जमाना ही बीत गया है। मास्टर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। वो कबीर के मुंह से उसकी आप बीती को सुनना चाहते थे। मैं क्या कहूँ मास्टर जी, मेरे साथ तो आजकल वो सब हो रहा है जो कभी मेरे साथ नहीं हुआ था, कबीर ने कहा। उसकी आवाज से उसके अंदर की थकावट जाहिर हो रही थी। अभी अभी वो लड़का आया था। हाँ सुना है मैंने, आपके दोस्त कार्तिक आए थे मेरे पास। मुझे तब पता लगा कि आपको ड्रग के चक्कर में फंसाया गया है। कबीर को मास्टर जीव की ये बात भी बहुत अजीब लगी, क्योंकि अगर कार्तिक मास्टर जीव से मदद मांगने आया है तो इसका मतलब उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली है। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि मुझे ड्रग कैसे दिया गया तो फिर मुझे बदनाम करने के लिए साजिश किस तरीके से हुई, कबीर ने कहा। वो मास्टर जीव पे शक तो नहीं कर रहा था, मगर वो उनका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता हूँ कि आपके जहन में अभी बहुत से सवाल आ रहे हैं, मगर मिस्टर कबीर आपको रेस्ट करना चाहिए। आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हो। मास्टर ने कबीर को समझाते हुए कहा। वो इस बात को महसूस कर पा रहे थे कि कबीर को इस वक्त कैसा लग रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं मास्टर जी, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत ही ये सब किया गया है। प्लानिंग करने वाले ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि मुझे सारस्वत परिवार से बाहर निकाला जाए। कबीर ने मास्टर जी की बात को काटते हुए कहा। आपको जिस बात का शक है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ऐसा ही हुआ है। किसी ने बहुत सोच समझकर आपको फंसाया है। इस फंसाने में आपके सोशल इमेज को डिस्ट्रॉय करने की भी बात सामने आई है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, मास्टर ने अपना सिगार जलाते हुए कहा। वैसे तो आपने मेरी हर बार मदद की है मास्टर जी, मगर क्या मैं आपसे एक आखिरी मदद दे सकता हूँ, कबीर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर कबीर, आप मेरे दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं आप पर कोई एहसान करूंगा आपकी मदद करके। मुझे खुशी होगी, आप बोलिए, मास्टर जी ने कबीर से कहा। कार्तिकेय उन दोनों की बातों को बहुत आराम से सुन रहा था। वो जानता था कि कबीर का दिमाग और मास्टर जी का दिमाग बहुत तेज काम करता है। अगर अभी उसने कोई गलत लफ्ज निकाला तो इन दोनों को उस पर शक हो जाएगा कि उसने ही कबीर को ड्रग दिया। आप मेरे लिए एक रिपोर्टर और उस न्यूज एजेंसी के मालिक को ढूंढ सकते हैं क्या, जिन्होंने मेरी कहानी अखबार में निकाली? याद रहे मुझे वो लोग जिंदा चाहिए, कबीर ने कहा। कबीर के दिमाग में इस वक्त बहुत तरीके के प्लान चल रहे थे। शायद वो अपने केस को रिवर्स करके सॉल्व करना चाहता था। आप चाहे तो कार्तिकेय से बात कर सकते हैं। मैंने सुबह ही इस काम के लिए अपने सब आदमियों को लगा दिया है, मास्टर जी ने कहा। इसके बाद कबीर कार्तिकेय की तरफ घूम गया। कार्तिकेय ने इस बात को नोटिस किया तो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कबीर उससे क्या पूछने वाला है। खैर अभी अपने डर को उसने कबीर पर जाहिर नहीं होने दिया। वो बहुत आराम से रिलैक्स होकर बैठा हुआ था। अच्छा कार्तिकेय, तुमको अभी कैसे पता लगा कि मैं वहां मुसीबत में हूँ? कबीर के इतना कहते ही कार्तिकेय ने कहा। क्या बॉस, आप मुझ पर शक कर रहे हो? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं एक बार अपने आप पर शक कर सकता हूँ, मगर तुम पर नहीं कर सकता हूँ। बताओ भी अब। कबीर की इस बात ने कार्तिकेय को और भी ज्यादा इनसिक्योर कर दिया। अब उसको खुद से नफरत हो रही थी। कबीर उस पर इतना भरोसा करता है, मगर उसने कबीर के साथ क्या किया? वो बॉस आपका आदमी है सारस्वत विला में। मैंने उससे ही आज बात की थी। एक्चुअली मैंने आपकी तबीयत के लिए फोन किया था, मगर पता लगा कि आपकी मीडिया के साथ लड़ाई हो रही। तब मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। बस इसके बाद मैंने आपको वहां से पिक कर लिया। चलो अच्छी बात है, मुझे जरूरत भी थी, कबीर ने कहा। इतना कहने के साथ उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने आज सुबह की मेडिसिन नहीं ली थी, इस कारण से उसको दर्द हो रहा था। कार्तिक इस बात को समझ गया और उसने कबीर को रेस्ट करने को कहा। मास्टर जी ने भी जोर दिया तो कबीर अंदर कमरे में चला गया। क्या पुलिस इस केस को हल्के में बंद कर देगी? क्या कबीर को कार्तिकेय की सच्चाई का पता लगेगा? क्या वो खुद को घर वालों के सामने निर्दोष साबित कर पाएगा? कबीर अभी उस पत्रकार को मार ही रहा था कि तभी उसने देखा कि वहां पुलिस आ गई। पुलिस की गाड़ी के साथ वहां पे कार्तिकेय भी आ गया था। कबीर ने मौके को समझते हुए कार्तिकेय के साथ बाहर निकल गया। वो जानता था कि क्या होने वाला है। कबीर के जाने के बाद पुलिस ने प्रणव से बयान लिया। प्रणव ने खुल के बता दिया कि कबीर ने ये सब किया है, मगर साथ में उसने कबीर को बचाने के लिए वकीलों से भी बात कर ली थी। पुलिस ने कबीर पे केस बनाते हुए कुछ लोगों के बयान को भी रिकॉर्ड किया। दूसरी तरफ कार्तिकेय कबीर को लेकर मास्टर जीओ के अड्डे पे आ गया था। कबीर को यह बात बहुत अजीब लग रही थी कि कार्तिकेय अपने अड्डे पे चलने के बजाय उसको मास्टर जीओ के अड्डे पर लेकर आया था। मास्टर जीओ ने कबीर का बहुत अच्छे से वेलकम किया था। बातों बातों में कबीर ने मास्टर जीओ से अपनी हालत के बारे में पूछा। मास्टर ने इस बात को कंफर्म करते हुए उसको बताया कि कबीर के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। साजिश भी उसको बदनाम करने की थी। इंडिया में इंसान से ज्यादा उसका नाम चलता है। मास्टर से मदद मांगते हुए कबीर ने उनको कहा कि उसको उस न्यूज एजेंसी के मालिक की तलाश है जिसने उसके रिपोर्ट को मार्केट में लाने की जरूरत की थी। वहां बैठा कोई भी इंसान नहीं जानता था कि कबीर के दिमाग में क्या चल रहा है। मास्टर जी ने कबीर को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उसका काम हो जाएगा, उसके
के आदमी ऑलरेडी इसके पीछे लग गए हैं। शाम तक कोई ना कोई नतीजा भी आ जाएगा। बात करते हुए कबीर को अपने सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने सुबह की मेडिसिन नहीं ली थी। कबीर को अभी आगे बहुत सारे काम करने थे। इन सब के लिए उसका सही रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। कार्तिकेय कबीर को देख परेशान हो रहा था। वो जानता था कि कबीर अभी ठीक नहीं था। उसने और मास्टर जीव ने कबीर को आराम करने की सलाह दी। कबीर भी अपनी हालत को देखते हुए उसको मना नहीं कर पाया। वो मास्टर जीव के गेस्ट हाउस में चला गया। लगता है अभी भी कबीर का दिमाग स्टेबल नहीं है, मास्टर जीव ने कहा। हाँ, जब तक उस ड्रग का असर रहेगा उनको हमें जरा रोक के रखना होगा। अभी वो किसी जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, कार्तिकेय ने मास्टर जीव से कहा। कार्तिकेय अंदर से उदास भी था, क्योंकि वो जानता था कि कबीर की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद था। यही तो डरने वाली बात मिस्टर कार्तिकेय, हम लोग सिर्फ कबीर को देख सकते हैं, उसके दर्द को समझ नहीं सकते, मास्टर ने कहा। उनके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे, कार्तिकेय ने कहा। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मास्टर जीव ने हाँ तो बोल दिया, मगर उसको पता नहीं था कि कार्तिकेय किस बारे में बात करना चाहता है। आपको लगता है कि कबीर को खुद अपने मामले की पूछताछ करनी चाहिए? मेरा मतलब कि उसका दिमाग अभी ठीक नहीं है। अगर कहीं उसको कुछ गलत दिखा तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कार्तिकेय ने अपने मन की दुविधा को सामने रखते हुए कहा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुश्किल हो जाएगा? मास्टर ने चौंकते हुए पूछा। मैंने कबीर को हॉस्पिटल में देखा है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि उसके पास पूरी जान की ताकत आ जाती है जब वो गुस्सा करता है। तो इतना कह के कार्तिकेय कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसको अभी हॉस्पिटल वाली बात याद आ रही थी जब कबीर को वहां दौरा आया था। मास्टर जीव शायद से इंतजार कर रहे थे कि कार्तिकेय उससे कुछ और पूछेगा, मगर कार्तिकेय की खामोशी ने उस पल को मिटा दिया। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया था। तभी अचानक से कार्तिकेय का फोन बज उठा। फोन की आवाज से कार्तिकेय का ध्यान टूट गया। उसने जब फोन देखा तो ये शिवेंद्र का कॉल था। कार्तिकेय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो फोन रिसीव नहीं करना चाहता, मगर जब उसने मास्टर जीव को देखा तो उन्होंने इशारे में उससे पूछा कि किसका कॉल है। अब कार्तिकेय इस कॉल को इग्नोर नहीं कर पाया और उसको फोन उठाना ही पड़ा। अगर अभी कार्तिकेय कॉल रिसीव नहीं करता तो मास्टर को शक भी हो सकता था, इसलिए कार्तिकेय ने कॉल रिसीव कर लिया। हाँ बोलो, कार्तिकेय ने कहा। आप कहाँ हैं बॉस? इतने दिन से एकदम से गायब है। मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, मगर आप तो कहीं मिले ही नहीं। उन पे कार्तिकेय की आवाज को सुनने के साथ ही शिवेंद्र ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। कार्तिकेय को समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवेंद्र को क्या कहे, मगर कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, जरा एक काम में फंस गया था। तुम बताओ, सब ठीक ना? कार्तिकेय की बात सुनकर शिवेंद्र को समझ आ गया कि वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो ज्यादा बात नहीं कर सकता है। उसने फिर ज्यादा बात नहीं करना चाहा और सीधे मुद्दे की बात पे आ गया। बस आपको मुझे बस ये बताना है कि चीफ इंडिया आए हुए हैं। मुझे उन्होंने बोला है कि आपके साथ उनको कोई मीटिंग करनी है, शायद से कोई मिशन करना है। हाँ ठीक है, मैं उनसे आकर मिल लूंगा। उनको बता देना कि कार्तिकेय अभी बोल ही रहा था कि तभी उसको शिवेंद्र ने टोकते हुए कहा, बॉस आप बात को समझ नहीं रहे हैं, वो आपसे अभी मिलना चाहते हैं। ये बात सुनकर कार्तिकेय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ कबीर की बात थी। कबीर जिस कंडीशन में था उसको कार्तिकेय की अभी बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो किसी भी हाल में कबीर को अकेले मास्टर जीव के पास नहीं छोड़ के जा सकता था। भले ही मास्टर जीव कबीर के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन चीफ से मिलना भी बहुत जरूरी था। ऑर्गेनाइजेशन के काम को भी रोकना कार्तिकेय के लिए मुश्किल काम था। कार्तिकेय अब हर तरफ से फंसता जा रहा था। उसको अब किसी पे भरोसा नहीं बचा था। आखिर में उसने शिवेंद्र को आता हूँ बोलकर फोन काट दिया। कार्तिकेय को देख के मास्टर जीव भी समझ गए थे कि कार्तिकेय कुछ तो छिपा रहा है। चूंकि मास्टर जीव को कबीर से कोई काम था, इसलिए मास्टर भी चाहते थे कि कबीर को किसी तरह की परेशानी ना हो। मगर अभी मास्टर जीव ने कार्तिकेय को कुछ नहीं पूछा। जैसे ही कार्तिकेय की नजरें मास्टर जीव से मिली, उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर जीव मुझे जरा कुछ काम है, मैं बहुत जल्द आकर आपसे मिलता हूँ। सब ठीक तो है ना मिस्टर कार्तिकेय? मास्टर जीव का सवाल अभी कार्तिकेय के लिए बहुत ज्यादा चुभन भरा था। कार्तिकेय ने अपने मन में कहा, अब तुमको क्या मैं बताऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है? फुटबॉल बन गया हूँ। अभी कोई इधर से लात मारता है तो कभी कोई उधर से लात मारता है। नहीं, कोई खास बात नहीं है, मैं तुरंत आने की कोशिश करूंगा। आप बस कबीर पे नजर रखिएगा, कार्तिकेय ने मास्टर जीव से कहा। आप परेशान ना हो मास्टर कार्तिकेय, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ, मास्टर जीव ने कहा। इसके बाद जैसे ही कार्तिकेय बाहर गया, मास्टर जीव ने अपने आदमी को बुलाया और कहा कि कार्तिकेय पर नजर रखी जा। वहीं पास में खड़ा आरके मास्टर के इस डिसीजन पे चौंक गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कार्तिकेय तो कबीर का सबसे अच्छा आदमी, मगर मास्टर जीव उस पर भी शक कर रहे हैं। लेकिन मामला जो भी हो, आरके अपने बॉस के खिलाफ नहीं जा सकता। जब मास्टर ने अपनी बात पूरी की तो उनकी नजर आरके पर गई।
मास्टर जीव को समझ आ गया कि आर के क्या सोच रहा है। उसने उससे मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है आर के, क्या सोच रहे हो? यही ना कि मैंने कार्तिकेय के पीछे अपने आदमी क्यों लगाए? आर के हैरान हो गया कि मास्टर को ये बात किस तरह से पता लग गई। उसने चौंकते हुए पूछा, आपको कैसे पता लगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ? जिंदगी चेस गेम से ज्यादा उलझी हुई है। यहाँ एक भी मोहरा गलत बैठा तो नुकसान बहुत लंबा हो सकता है। मैं जब कबीर से बात कर रहा था तो कार्तिक अंदर से बहुत डरा हुआ लग रहा था। मास्टर ने अपने जाने माने अंदाज में कहा। आर के को अभी भी उनकी बात समझ नहीं आई थी। वो सोच रहे थे कि मास्टर का इशारा किस तरफ है। तब मास्टर ने खुद बात को समझाते हुए कहा, तुमको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्तिकेय कबीर के ड्रग वाले केस में कुछ छुपा रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है अभी। मगर कार्तिकेय ऐसा क्यों करेगा? वो तो खुद आपसे हेल्प मांगने आया था, आर के ने कहा। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि कार्तिकेय अगर मुझसे मदद मांगने आया था तो वो क्या बात है जो उसको परेशान कर रही है, मास्टर ने कहा। अभी ऐसे बहुत से सवाल थे जो मास्टर जीव को भी नहीं पता थे। दूसरी तरफ कार्तिकेय अब अपने अड्डे पर आ चुका था। वो जैसे ही अपनी कार से बाहर आता है उसको बहुत सारे लोग दिखते जो उसके अड्डे को घेर के खड़े थे। कार्तिकेय को समझ आ गया था कि ये किसके आदमी है। वो समझ गया कि चीफ आ चुके हैं। उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी मगर उसको जाना भी था। अपनी हिम्मत को जमा करके कार्तिकेय अंदर की तरफ चला गया। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था मगर जैसे ही कार्तिकेय अंदर आया सारी लाइट चल गई। सामने कुर्सी पर एक आदमी अपने पैर पे पैर चढ़ाकर बैठा था। शिवेंद्र उसके पीछे खड़ा था। कार्तिकेय को देखते ही उसने एक और कुर्सी लाने को कहा। जब कुर्सी आ गई तो कार्तिकेय आगे आकर अपने चीफ को हाथ पे चूमता है। ये इस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत पुरानी परंपरा थी। कार्तिकेय ने जैसे ही इसको किया तभी चीफ ने कहा, अच्छा लगा कि तुमको ये अभी तक याद है कि तुम कौन। मुझे हमेशा याद है कि मैं कौन और कहाँ हूँ चीफ, कार्तिकेय ने कहा। याद तो सबको रहता है, लोगों को अपना आगाज याद रहता है मगर लोग अपना अंजाम भूल जाते हैं, कार्तिकेय, चीफ ने कहा। मैं नहीं भूला हूँ, मैं आज भी वैसे ही खड़ा हूँ जैसे कि पहले था। बस कुछ लोगों का देखने का नजरिया बदल गया है, कार्तिकेय ने हल्की ऊंची आवाज में कहा। देखो तुम तो भूल गए कि तेज आवाज मुझे पसंद नहीं, चीफ ने कहा। सॉरी बॉस, गलती से हो, दिमाग जरा अपसेट, कार्तिकेय ने कहा। चलो मैं तुमको ज्यादा परेशान न करते हुए सीधे पूछता हूँ कार्तिकेय, मुझे ये बताओ कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो या कबीर के साथ? तुम दोनों की तरफ तो नहीं हो सकते हो ना, चीफ ने खुद को आगे लाते हुए पूछा। आपको क्या लगता है चीफ, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं जा सकता, कार्तिकेय ने चीफ की आंखों में आंखें डालकर कहा। वैसे तो हरकत चीफ को पसंद नहीं आ रही थी मगर अभी उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। कार्तिकेय और चीफ यहाँ बात कम कर रहे थे और एक दूसरे को आजमा ज्यादा रहे थे। शिवेंद्र भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। हालांकि वो कार्तिकेय को इशारे से समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो आराम से बात करे मगर कार्तिकेय उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, मुझे ज्यादा बात नहीं करनी, बस एक सवाल, कबीर कहाँ है? कार्तिकेय, चीफ के सवाल ने कार्तिकेय को अंदर से हिला दिया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या जवाब देगा। उसने अभी उम्मीद नहीं की थी कि चीफ उससे इस तरीके का कोई सवाल पूछने वाले हैं। क्या चल रहा है चीफ के दिमाग? क्या कार्तिकेय कबीर का पता बता देगा? आखिर किस तरह से कार्तिकेय सबसे बच जाएगा? क्या मास्टर जियो कार्तिकेय के राज को जान पाएंगे? क्या कबीर मास्टर जियो से मदद मांग रहा था? उसको उस रिपोर्टर के बारे में जानना था जिसने उसको बदनाम किया था। मास्टर जियो से जब कबीर बात कर रहा था तो उसको सर में दर्द हुआ। मास्टर जियो ने बात को समझते हुए कबीर को आराम करने के लिए भेज दिया। इसके बाद कार्तिकेय को कॉल आता है कि चीफ उससे मिलना चाहते हैं। वैसे तो कार्तिकेय का मन नहीं था मगर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो पहले ही शिवेंद्र को बहुत देर से इग्नोर कर रहा था मगर अब वो समझ गया था कि उसको जाना ही पड़ेगा। कार्तिकेय अभी कबीर को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। कार्तिकेय अभी मास्टर जियो के सामने बात नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि मास्टर किस तरह से सोचते। मास्टर जियो को कार्तिकेय पे शक हो रहा था कि वो जरूर से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। फोन काटने के बाद मास्टर जियो ने कार्तिकेय से इनडायरेक्टली पूछा कि क्या बात है। कार्तिकेय ने बहुत चालाकी से इस बात को बदल दिया। उसने उनको बताया कि उसको किसी काम से बाहर जाना है। कार्तिकेय के जाते ही मास्टर जियो ने अपने एक आदमी को कार्तिकेय के पीछे भेज दिया। आरके को यह बात समझ नहीं आई। जब उसने मास्टर जियो से इस बारे में बात की तो मास्टर जियो ने उसको बताया कि कार्तिकेय का बिहेवियर को सही नहीं लग रहा है, वो जरूर से कुछ बात छिपा रहा है। उधर कार्तिकेय जब अपने अड्डे पे गया तो उसने देखा कि वहां पर पहले से चीफ के आदमी खड़े थे। कार्तिकेय बहुत झिझकते हुए अंदर चला गया। अंदर उसने चीफ से बात करना शुरू की तो चीफ ने पहले तो उसको बहुत फटकार लगाई और उसके बाद वो अपने काम की बात पे आया। कार्तिकेय को पहले से अंदाजा था कि वो जरूर से कबीर के बारे में पूछेंगे मगर कार्तिकेय ने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी
कबीर के बारे में पूछा जाएगा। कार्तिकेय अभी सोच ही रहा था कि वो क्या बोले, तभी चीफ ने कहा, जानते हो तुम खामोश क्यों हो? क्योंकि तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कबीर कहाँ है, कार्तिकेय ने कहा। मैं अपने काम में कैसा हूँ कार्तिकेय? चीफ के मुंह से ये बात सुनकर कार्तिकेय को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। आप अपने काम में व्यस्त हैं चीफ, शिवेंद्र ने कहा। चीफ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या मामला है। शिवेंद्र की आवाज सुनकर चीफ उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, मैंने जवाब तुमसे नहीं मांगा है। चीफ की बात करने का तरीका बहुत अलग था। उसका मानना था कि अगर आप किसी से कुछ जानना चाहते हैं तो उसको पहले भी इस माहौल में लेकर आए जहां उसको इनसिक्योरिटी फील हो। अभी चीफ कार्तिकेय के साथ भी ऐसा ही कर रहा था। उसको पता था कि क्या हो रहा है। अंधेरा कमरा और भारी आवाज चीफ की पहचान थी। वो हर बार सबको इसी तरह से इंटरोगेट करता था। कहा जाए तो उसका यही स्टाइल था। कार्तिकेय तो पहले मजबूत था मगर अब वो अंदर से टूट रहा था। चीफ उसके दिमाग को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। देखो कार्तिकेय, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने आपसे कहा ना चीफ, मुझे नहीं पता कि कबीर इस वक्त कहाँ है, कार्तिकेय ने बहुत डरते हुए कहा। वो चीफ से नजर नहीं मिला रहा था। वो जानता था कि चीफ उसके साथ क्या कर रहे हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं जानता हूँ। चलो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, बहुत गौर से सुनना। चीफ इतना कहकर रुक गया। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। कार्तिकेय अभी भी चुप था। शिवेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चीफ लगातार से सवाल कर रहा था मगर कार्तिकेय कोई जवाब नहीं दे रहा था। चीफ का गुस्सा अब बढ़ते जा रहा था। उसके सब्र का बांध अब टूट रहा था। उसने गुस्से में कुर्सी को लात मारते हुए कहा, कबीर को ड्रग दिया गया था मगर तुमने उनको एंटीडोट भी दिला दिया। आज कबीर के लिए तुम पूरे ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमको क्या हुआ है। मैं जब कबीर के एकदम पास जाता हूँ तुम उसको मुझसे दूर कर देते हो। आखिर कब तक कबीर को तुम बचाते रहो? कभी न कभी तो उसको मेरे पास आना ही पड़ेगा। मैं किसी को नहीं बचा रहा हूँ चीफ, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? कार्तिकेय ने कहा। तुमको पता है सुबह कबीर ने सारस्वत विला में किसी पत्रकार को बहुत ज्यादा मारा है। इतना मारा कि वो शायद ही बच पाएगा। वो मेरा आदमी था, मैंने उसे आज भेजा था। कार्तिकेय, तुम क्या समझते हो कि मैं जर्मनी में रहता हूँ तो मैं यहाँ कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ? भूलो मत मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। चीफ ने कार्तिकेय पर अपना दबदबा बनाते हुए कहा। वो जानता था कि कार्तिकेय अभी डरा हुआ है तो उसके खिलाफ साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेना आसान है। चीफ की बात सुनकर कार्तिकेय का दिमाग घूम गया। वो समझ गया कि चीफ यहाँ बहुत ज्यादा दिन से आए हुए। इतना ही नहीं, अब कार्तिकेय को यह भी लगने लगा था कि शायद रणवीर के किडनैपिंग के पीछे चीफ का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि जितनी आसानी के साथ रणवीर को किडनैप कराया गया था इससे तो यही साबित होता था कि उसको किडनैप करने वालों को पता था कि रणवीर कहाँ से आएगा। इसके बाद जैसे ही वो आया उसको सड़क पे से ही उठा लिया गया। कार्तिकेय को सोच में पड़ता देख चीफ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, क्या सोच रहे हो कार्तिकेय? ज्यादा मत सोचो, तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। लेकिन हाँ, मैंने तो कहानी अभी पूरी सुनाई ही नहीं। हाँ तो हम कहाँ थे? कबीर ने जब उस पत्रकार को मार दिया तो उसने देखा कि वहां पुलिस आ रही। तभी अचानक से कार आती है और कबीर को अपने साथ भगा कर ले जाती। मेरी कहानी पूरी हुई। अब इसके आगे का किस्सा तुम मुझे बताओ। चीफ, मैंने किसी को नहीं बचाया। अच्छा तो है कि कबीर के साथ आप जो करना चाहते हैं आप कर रहे हैं। मैं आपके काम के बीच नहीं आऊंगा, कार्तिकेय ने अपनी सफाई में कहा। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कार्तिकेय कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। कबीर के जाने के बाद मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, चीफ ने कहा। कार्तिकेय की जिद को देखते हुए उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली थी। अब वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। आप मुझे एक बात बताओ कि आप इस काम के लिए कबीर को ढूंढ रहे हो। आखिर ये किस तरह का मिशन जिसको मैं नहीं कर सकता? कार्तिकेय ने चीफ को रिक्वेस्ट करते हुए कहा। कार्तिकेय अभी भी अपने चीफ की चाल को समझ नहीं पाया था। वही शिवेंद्र को भी ये अच्छा नहीं लग रहा था। उसको लग रहा था कि चीफ उससे ज्यादा कार्तिकेय को मानते। शिवेंद्र को चीफ की बातें सुनकर इनसिक्योर फील हो रहा था। आखिर उसने अभी कार्तिकेय के खिलाफ जाकर चीफ की मदद की थी मगर चीफ अभी भी कार्तिकेय को ही सपोर्ट कर रहे थे। देखो, हर मिशन के लिए कुछ लोगों को चुना जाता है। कबीर को भी किसी मिशन के लिए चुना गया है और उसे वो करना ही पड़ेगा, चीफ ने बहुत सावधानी से कहा। वैसे तो उसको पता था कि कबीर का मिशन क्या है मगर वो अभी कार्तिकेय के सामने अनजान बनने का नाटक कर रहा था। आप मेरे बॉस हैं, मैं भी तो आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आखिर मुझे उस मिशन के लिए क्यों नहीं चुना गया है, कार्तिकेय ने जिद में पूछा। जैसे कि अभी तुम जानते हो कि तुमको कबीर को वापस लाने के लिए चुना गया है तो सोचो कि शिवेंद्र को यह मिशन क्यों नहीं दिया गया। आखिर वो भी बहुत अच्छा काम करता है, उसने पहले भी बहुत से मिशन को पूरा किया है। सोचो इस बात को। चीफ ने बहुत अच्छे पॉइंट के साथ इस बात को कंफर्म किया। कार्तिकेय फिर सोच में पड़ गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर का पता इन लोगों को बताए कि नहीं। अभी कबीर की जो हालत थी उसको देख के लगता नहीं था कि कबीर अभी किसी काम का है। कुछ पल
ऐसी हालत हो गई है, मुझे लगता नहीं कि वो अब किसी काम के। आप लोगों के, कार्तिकेय ने अपना दांव चलाते हुए कहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया उसको? ड्रग के कारण उसका दिमाग अब नॉर्मल नहीं है। आज सुबह जब वो आपके आदमी को पीट रहा था तो वो नॉर्मल कबीर नहीं था। अब वो कुछ प्लान नहीं कर पाता है। कहिए आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? कार्तिकेय ने कबीर के बारे में बात करते हुए कहा। मैं सब जानता हूँ कि तुम बस उसको मेरे पास लेकर आओ। मैं उसकी तबीयत खराब कर सकता हूँ तो सुधार भी सकता हूँ। अब तो शायद कबीर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। आखिर उसको कभी तो पता लगेगा कि उसको ड्रग किसने दिया है। चीफ ने इनडायरेक्टली कार्तिकेय को कहना चाहा था कि कबीर को बर्बाद करने वाले तुम हो। अब वो तुमको भी नहीं छोड़ेगा। कार्तिकेय के लिए इतना काफी था। उसको याद आ गया कि उसने क्या किया है। कार्तिकेय के पास अब कुछ बोलने को नहीं बचा था। वो अचानक वहां से खड़ा हुआ और इतना बोलते हुए निकल गया कि आपका काम हो जाएगा, कुछ दिन इंतजार करिए। चीफ भी समझ गया था कि उसका काम होने वाला। कार्तिकेय अभी परेशान तो था, वो उसको रोक के दोबारा से कुछ नहीं कहने वाला था। आखिर किसी को उतना ही परेशान करना चाहिए जितना कि आप खुद बर्दाश्त कर सको। हालांकि कार्तिकेय को जाता हुआ देख के शिवेंद्र ने उसको रोकने की कोशिश की, मगर चीफ के इशारे के बाद वो भी शांत हो गया। चीफ की हर चाल अभी निशाने पर लग रही थी। पहले उसने रणवीर को अपने साथ मिला लिया था और अब कार्तिकेय भी उसका काम करने को तैयार हो गया था। इस सब के बीच शिवेंद्र अपना चांस देख रहा था। पहले तो उसको लगा कि कार्तिकेय को हटाकर वो अपनी जगह ले लेगा, लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा था कि चीफ ने उसके साथ धोखा किया है। कार्तिकेय अगर अपना काम कर ही देगा तो उसको हटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वही कार्तिकेय को समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना है। चीफ से अभी कबीर को बचाना बहुत जरूरी था, मगर यहाँ तो चीफ पहले से ही एक कदम आगे बढ़ गया था। कार्तिकेय जिस भी हिसाब से सोचता, चीफ उससे एक कदम आगे रहता। साथ में अभी चीफ के पास सबसे बड़ा इक्का था कि कार्तिकेय के खिलाफ उसके पास सबूत थे, जिससे कि वो कबीर के सामने ही कार्तिकेय को एक्सपोज कर सकता था। कार्तिकेय को नहीं पता था कि कबीर सच जानने के बाद किस तरह से रिएक्ट करेगा। यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। जब उसका दिमाग गुस्से से भर गया तो उसने अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील को जोर से मारा। वो कुछ और सोचता उससे पहले ही उसने अपने कार के साइड मिरर में देखा कि कोई उसको देख रहा था। वो समझ गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, यानी कि अब इस अड्डे के बारे में किसी को पता था। कार्तिकेय अब उस खबरी को पकड़ना चाहता था, मगर वो भागकर भी उसको नहीं पकड़ सकता था। तभी कार्तिकेय ने देखा कि चीफ भी बाहर आने वाला है। अब कार्तिकेय सीधे अपनी कार से पीछे की तरफ जंप किया और उस आदमी पे गोली चलाई। चीफ भी गोली की आवाज से बाहर भागते हुए आए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि कार्तिकेय अपनी कार के पीछे से किसी पर गोली चला रहा है। क्या कार्तिकेय उस आदमी को पकड़ पाएगा? क्या कबीर को कभी कार्तिकेय बता पाएगा उसका सच? क्या चीफ अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? कार्तिकेय ना चाहते हुए भी चीफ से मिलने चला गया था। उसको वैसे तो पता था कि उससे किस बारे में बात की जाएगी, मगर वो ये नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। चीफ उसको लगातार कबीर के बारे में पूछ रहे थे। कार्तिकेय भी जिद करके बैठा था कि वो चीफ को कुछ नहीं बताएगा। इसके बाद चीफ ने उसको बताया कि उसके इशारे पे कबीर को इंटरव्यू के नाम पे उकसाया गया था। मार खाने वाला पत्रकार चीफ का ही आदमी था। इसके साथ उसने ये भी बात क्लियर की कि कबीर अब सारस्वत परिवार के पास नहीं है और उसको शक था कि कार्तिकेय ने ही कबीर को भगाया है। इतनी बात सुनने के बाद भी कार्तिकेय अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। इन सब के बीच शिवेंद्र को लग रहा था कि चीफ ने उसके साथ डबल क्रॉस किया है, यानी कि वो कार्तिकेय को फंसाने के लिए सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे थे। उसको कोई अलग सी पोस्ट नहीं मिलने वाली थी। जब चीफ के सभी अस्त्र नाकाम हो गए तो उन्होंने कार्तिकेय को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बातों बातों में उन्होंने बताया कि कैसे कबीर के जाने के बाद उनको सबसे ज्यादा भरोसा कार्तिकेय पे ही था। कबीर को जिस मिशन के लिए बुलाया जा रहा था वो करना बहुत ज्यादा जरूरी था। कार्तिकेय बात को बदलने के लिए अपना ऑप्शन भी देता है, मगर चीफ उसको मना कर देता है। आखिर में जब सब बात खत्म हो जाती है तो चीफ ने कार्तिकेय को याद दिलाया कि वो जिस कबीर को बचाने की कोशिश कर रहा है उसको बर्बाद करने में भी कार्तिकेय का ही हाथ था। कार्तिकेय को समझ आ गया कि वो चीफ से आगे नहीं निकल सकता है। उसने धीरे से चीफ की मानी और वहां से बाहर निकल गया। जब वो गाड़ी में बैठा हुआ था तो उसने अचानक से देखा कि कोई उस पर और उसके अड्डे पे नजर रख रहा है। कार्तिकेय ने पहले उस आदमी को अच्छे से देखा। जब उसको यकीन हो गया कि वो सच में नजर रख रहा है तो उसने बिना देर किए फायरिंग शुरू कर दी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। गोली की आवाज सुनकर चीफ भागते हुए बाहर आ गया। जब वो आया तो उसने देखा कि कार्तिकेय किसी पे गोली चला रहा है। उसने तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर किया कि वो कार्तिकेय की हेल्प करें। जब तक लोग कार्तिकेय की हेल्प करने जाते वो आदमी भाग गया था जिस पर कार्तिकेय गोली चला रहा था। कार्तिकेय ने पहले तो कोशिश की कि वो उसका पीछा करे, मगर जब वो भागकर बहुत दूर निकल गया तो कार्तिकेय वापस आ गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसका आदमी हो सकता है। पहले तो उसको लगा कि ये चीफ की ही कोई चाल होगी, मगर चीफ का आदमी उस अड्डे पे क्यों होगा।
मास्टर जियो के अड्डे पे होता तो शक वाली बात होती। खैर, अभी कार्तिकेय को यह बात नहीं पता थी कि इस आदमी को मास्टर जियो ने ही भेजा है। कार्तिकेय जब उस आदमी का पीछा करके वापस आया तो शक में चीफ के एक आदमी ने कार्तिकेय पर ही गोली चला दी। खैर, गोली का निशाना चूक गया। कार्तिकेय को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया है। उसने अभी कुछ नहीं कहा और सीधा अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। चीफ उसको देख के मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि क्या हो रहा है। शिवेंद्र को भी ये बात समझ नहीं आई कि चीफ ने कार्तिकेय पर क्यों गोली चलाई थी। कार्तिकेय जब अपनी कार में बैठ गया तो उसको याद आया कि चीफ को अभी जवाब देना है। वो कार से फिर बाहर आया और पलक झपकते ही चीफ के 4 आदमियों के गन को अपने गन के निशान से गिरा दिया। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कार्तिकेय से बेहतर कोई भी गन नहीं चला पाता था। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। कब कार्तिकेय ने गन निकाली और कब उसने 4 आदमियों को शूट कर दिया। चीफ का चेहरा इस बात से उतर गया था। उसने एक मजाक किया था जो अब उसके ऊपर ही भारी पड़ गया। इसके बाद कार्तिकेय आराम से अपनी गन से स्मोक उड़ाते हुए कहता है, मौका मिलने पर हर कोई अपना अपना काम कर सकता है, बस आपको सही मौके का इंतजार करना चाहिए। कार्तिकेय ने ये अल्फाज चीफ पे ताना कसते हुए कहा था। चीफ कार्तिकेय के इशारे को समझ गया था, मगर अभी उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो जानता था कि अभी कार्तिकेय के बिना कबीर नहीं मिल सकता है। साथ ही कबीर कार्तिकेय को बहुत ज्यादा मानता है। अगर अभी कार्तिकेय को कुछ भी हुआ तो कबीर किसी भी हालत में बदला लेगा। हालांकि कार्तिकेय की बदतमीजी को चीफ के पीछे खड़ा आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो अपनी गन निकाल लेता है, मगर सही मौके पर चीफ उसको रोकते हुए कहता है, नहीं, अभी नहीं। अगर इससे कुछ हो गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। कहीं न कहीं चीफ जानता था कि कबीर कितना ज्यादा खतरनाक आदमी है। कबीर का डर उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। शहर में अभी हर तरफ आग लगी हुई थी। ऐसी ही एक आग सारस्वत परिवार में भी थी। कबीर ने आज जो हरकत की उससे तो जो बचा था वो भी खत्म हो गया था। पुलिस अपना बयान लेने के बाद घर से बाहर चली गई थी, मगर पुलिस की आहट अभी नहीं गई थी। पुलिस ने घर के सभी लोगों को शहर में ही रहने को कहा था। दरअसल पुलिस को प्रणव ने ऐसा करने को कहा था। इससे नॉर्मल लोगों को लगता कि पुलिस एक्टिव है, मगर किसी को नहीं पता था कि पुलिस अभी शंभुनाथ और प्रणव के इशारे पे चल रही थी। वैसे तो सुबह हो गई थी, मगर आज घर में पहले की तरह चहल पहल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वहां पे कोई बहुत बड़ा तूफान आया, सब कुछ तबाह कर दिया और फिर गायब हो गया। जैसे कि कबीर के जाने के पहले पूरे घर के लोग मीटिंग कर रहे थे, ठीक उसी तरह से सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। काजल और अलीशा शंभुनाथ के पास बैठी हुई थी और बाकी के लोग सामने खड़े थे। शंभुनाथ पूरी कोशिश में थे कि किसी भी तरीके से कबीर को वापस लाया जाए। अभी तो किसी को यह भी नहीं पता था कि कबीर कहाँ गया है। बहुत दिन बाद ऐसा हुआ था जब सारस्वत परिवार के लोग एक साथ परेशान थे। हालांकि सबके परेशानी का कारण कोई एक नहीं था। केशव और मीरा इसलिए परेशान थे कि अब उसकी बेटी का क्या होगा। भले ही वो लोग कबीर को नापसंद करते हो, मगर वो लोग ये भी जानते थे कि काजल की पूरी दुनिया कबीर में ही है। दूसरी तरफ अलीशा इसलिए परेशान थी, उसकी आंखों के सामने कबीर घर से चला गया और वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। काश कि वो इस चाल को पहले ही समझ जाती तो शायद से आज वो उसके साथ यहाँ इस हॉल में बैठा हो। कबीर की इमेज भी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। आधा ही सही, मगर वो कबीर का सच जानती थी। काजल की तो मानो पूरी दुनिया ही लुट गई थी। अभी तो उसने जी भर के कबीर को देखा भी नहीं था। अब तो उसको समझ आया था कि उसको अपने रिश्ते को नया मुकाम देना है, मगर उसने शायद बहुत देर कर दी थी। प्रणव की पत्नी नंदिनी इसलिए परेशान थी क्योंकि जिस प्रॉपर्टी और कारोबार पे वो अपना नाम चाहती थी, आज उस पर कबीर ने कालिक लगा दी थी। वो खुश भी थी कि कबीर अब चला गया है, मगर वो ये भी जानती थी कि बिना कबीर के वापस आए कोई भी नहीं है इसको सुधारने वाला। शंभुनाथ परेशान थे क्योंकि उनको पता था कि कबीर के साथ गलत हुआ है, कबीर को किसी ने फंसाया है। जिस तरह से कबीर आज इस इल्जाम को खुद सर लेकर सबको बचाने की कोशिश कर रहा था, वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता था। इसके बाद कबीर ने जब शंभुनाथ को घायल दिखा तो किस तरह से उस पत्रकार की क्लास लगाई थी, वो सबसे बड़ी बात थी। ये सब बातें मानो शंभुनाथ के दिमाग में बैठ गई थी। बार बार यही सब उनके दिमाग में चल रहा था। वही प्रणव के लिए कबीर के जाने का मतलब था उसके कंधों पर बढ़ता हुआ बोझ। जिस तरह से कबीर ने उसको मनोज वालिया से बचाया था, वो प्रणव आज भी याद करता था। आज भी कबीर ने प्रणव को उन पत्रकारों से बचा लिया था जो उसको परेशान कर रहे थे। वैसे तो घर के सब लोग ही परेशान थे, मगर अभी मानसी सबसे ज्यादा परेशान थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ लोग कबीर के जाने के दुख का नाटक क्यों कर रहे हैं। आखिर में जब उससे रहा नहीं गया तो उसने शंभुनाथ सारस्वत से पूछ लिया। शंभुनाथ सबसे ज्यादा उदास थे। मानसी ने अभी उनको ही टारगेट करते हुए पूछा, क्या बात है दादाजी, आप उस आदमी के लिए परेशान हो जो हम सबको मुसीबत में डालकर भाग गया? मानसी, तमीज से बात करो, उसने हम सब के लिए कुर्बानी दी है। उसकी जगह अगर तुम होती
तो शायद कभी ऐसा नहीं करती। तुम क्या, अगर अमन भी होता तो कभी ऐसा नहीं करता। शंभुनाथ ने कबीर को याद करते हुए कहा, मानती हूँ कि उसने जो किया वो बहुत ज्यादा बहादुरी का काम है, लेकिन दादाजी इसकी नौबत आई क्यों? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। मानसी ने अपने मन का जहर उगलते हुए कहा, बेटा आज तक मुझे तुम लोग से यही शिकायत रही, जब बिजनेस समझने की बात आती है तो तुम लोग इंसानों को समझते हो, और जब इंसानों को समझने की बात आती है तो तुम लोग बिजनेस को समझते हो। शंभुनाथ की बात मानसी को समझ नहीं आ रही थी। इंसान है ही नहीं ये, काजल ने मानसी को ताना कसते हुए कहा। तुम और तुम्हारे पति देव ही तो इंसान है। बहुत अच्छा इंतजाम किया है तुम लोगों ने घर का, मानसी ने काजल को जवाब देते हुए कहा। कुछ तो शर्म करो तुम लोग, अभी अभी कबीर जीजू बाहर गए और तुम ऐसे बात कर रही। अलीशा ने मानसी और काजल को फटकार लगाते हुए कहा। उनको तो जाना ही था, मानसी ने तुरंत से कहा। अलीशा ने जब ये सुना तो उसको समझ आ गया कि कबीर के बाहर जाने से मानसी का कोई ना कोई कनेक्शन है। मानसी को अभी एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा बोल दिया है। तब उसने बात को बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है कबीर जीजू ने काम ही ऐसा किया है कि उनको रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम सब लोग अपनी अपनी बकवास बंद करो, मुझे कुछ सोचने दो कि क्या किया जा सकता है। प्रणव ने अलीशा और मानसी को रोकते हुए कहा। वो तब से सोच रहा था कि बिजनेस पे पड़ने वाले नेगेटिव व्यू को वो न्यूट्रल कैसे कर सकता है, मगर अलीशा, मानसी और काजल के बहस ने उसको चिल्लाने पर मजबूर कर दिया था। इतना कहने के बाद मानसी वहां से जाने लगी, मगर मानसी को नहीं पता था कि उसने बहुत गलत इंसान को एक क्लू दे दिया है, जो उसके लिए कितना ज्यादा भारी पड़ने वाला था। ये कोई नहीं जानता था। मानसी को जाता हुआ देख के अलीशा सोच में पड़ गई कि आखिर मानसी का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अलीशा का दिमाग इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी से प्रोसेस कर लेता था। वैसे भी उसको पहले से ही पता था कि मानसी को कबीर पसंद नहीं था। वो हमेशा से ही कबीर को उससे कम मानती थी। कई बार तो उसने पार्टी में भी कबीर को बहुत ज्यादा भला बुरा कहा था। अभी जब कुछ दिन पहले कबीर ने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था तो अलीशा ने उसको धमकी भी दी थी कि वो कबीर को किसी भी कीमत पे इस घर में नहीं रहने देगी। सारी बातों को अच्छे से सोचने के बाद अलीशा समझ गई कि कबीर को बदनाम करने में मानसी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अब अलीशा के सामने ये सवाल था कि कैसे मानसी ने कबीर को घर से निकाला। आखिर वो कौन सी चीज है जिसने मानसी की मदद की है? क्या मानसी के राज से पर्दा उठा पाएगी अलीशा? आखिर अलीशा कैसे पता लगा पाएगी इस बात का? क्या शंभुनाथ कबीर